को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता भाई। जिनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में और जिनको ऐसे ही जीवन बिताना है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। आपकी जो एक वजह है सिलेक्शन लेने की वजह, वो मजबूत नहीं है। कोई ऐसा बच्चा है जो हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न है, कोई ऐसा बच्चा है जो हाई स्कूल में फेल हुआ है और वो आज IAS की पोजीशन पे बैठा है। कैसे बैठा भाई? वनडे एग्ज़ाम के बच्चे हो या आपको तो समझाना बड़ा मुश्किल है। हम क्या, हमारे जैसे हज़ारों RK सर आपको नहीं समझा पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि आपकी भी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो एक बार डेमो क्लास अवश्य लें और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट YouTube चैनल APS एकेडमी में। दोस्तों आज फिर से एवरेज की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ आपसे 2 बातें हो जाएं। दोस्तों ये बताइए, आप पढ़ाई आपकी कैसी चल रही? सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत समय आपके पास है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो और दुनिया की मस्ती के चक्कर में ना पड़ो कि मन नहीं लग रहा। सबसे बड़ी बात तो तुम लोगों में यही है कि सर अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऑफलाइन कोचिंग खुले तो कुछ पढ़ाई में मन लगे। अरे भैया बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया समय मिला है। और नहीं फिर जब कोई एग्ज़ाम आएगा नज़दीक आपके, तो फिर ऑफलाइन कोचिंग आओगे। सर जी 1 महीना बाकी है, अब 1 महीना केवल बाकी है, बढ़िया तैयारी करा दो। सुबह भी आ जाएंगे, शाम को भी आ जाएंगे, दोपहर को भी आ जाएंगे। वाह भाई वाह। अब हम आपको बताओ कौन सी घोल की चीज़ें पिला देंगे, क्या करेंगे आपके साथ। तो अब की बार मैंने एक बढ़िया रास्ता निकाला है। इसके पहले आप लोग कहते थे कि पढ़ने का समय नहीं था सर, मेरा बिजनेस है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दुनिया की जो बातें करते थे। इस बार मैंने एक तोड़ निकाला है। अब की बार ये तो बात आप कर नहीं पाओगे कि मेरा बिजनेस चल रहा है और ऐसी समस्याएं चल रही सर, पढ़ाई करने का समय नहीं मिल रहा है। ये तो मुझे पता है कि आप ये बातें तो कह ही नहीं पाओगे। तो अब की बार मैंने एक बढ़िया सा रास्ता निकाला आपके लिए। जैसे अब की बार अब आएंगे ऑफलाइन कोचिंग पे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हो तो ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हो आप लोग, तो एक बढ़िया रास्ता निकाला आप लोगों के लिए, एक दवा बनाई है। अब की बार 15 दिन 1 महीने की तैयारी के लिए जब आप आएंगे तो एक दवा बनाइए, बस 2-2 ढक्कन आपको पिलाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दवा, मैं अभी इस पर स्टिकर वगैरह लगाऊँ, दवा बना ली है। आना आराम से और बढ़िया से 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को आप पीते रहेंगे। आपको सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। कुछ मैथ की दवाएं हैं, कुछ रीजनिंग की, कुछ हिंदी की, ये सारी दवाएं मैंने तैयार कर ली हैं। तो बढ़िया से आपको बढ़िया से पिलाएंगे और बढ़िया आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चिंता ना करो, बिल्कुल पढ़ने में मन लगे बिल्कुल ना पढ़ो, क्या फ़ायदा पढ़ के जब दवा बन गई है। बिल्कुल चलिए। और जो लोग दवा नहीं कर, क्योंकि दवा थोड़ी महंगी है दोस्तों, तो जो लोग दवा नहीं खाना चाहते तो वो आराम से पढ़ें, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए एवरेज के देखिएगा, जो कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और बहुत ही अच्छे तैयार करिए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा B से A की ओर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, अच्छे समझिएगा। औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। तो दोस्तों कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, ये हमारा एक प्रकार से औसत चाल के लिए ज्ञात करने के लिए कंडीशंस दी गई हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई डिस्टेंस A और B है, कोई जाए और फिर B से A की ओर आए, यानी कि दोनों कंडीशन में दोस्तों, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस कम ज़्यादा ना हो, मतलब डिस्टेंस एकदम सेम हो। और एक चाल से गया है कोई x किलोमीटर प्रति घंटे से और y किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आया है, तो दोस्तों अगर डिस्टेंस सेम है और
अब जरूरी नहीं कोई जाए वापस आए, हो सकता है कि उतनी दूरी तक जाए और उस दूरी के बाद और उतनी ही दूरी जाए। तो ये कहना गलत है कि जितनी दूर जाए उतनी दूर आए। मतलब ये भी हो सकता है जितनी दूर आप जाओ फिर उतनी ही दूरी दूसरी चाल से जाओ। तो अगर दो चालें होती हैं तो दोस्तों औसत चाल के लिए फार्मूला बना है 2xy/x+y, 2xy/x+y। तो दोस्तों ये हमारा औसत चाल का फार्मूला हो गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। ये कंडीशंस भी हम आपको बताएंगे जब अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे जब 2 से अधिक चालें होंगी, 3 चालें या 4 चालें या 2 चालें होंगी पर डिस्टेंस सेम नहीं होगी, तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वो क्वेश्चन वहीं पर समझाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको जल्दी में बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन इसी में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो दोस्तों अभी आपको मैंने जल्दी में बताया है 2xy/x+y, ये फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों 2x यानी कि 63 चाल पहली है और y 42 चाल है, अपान ये जोड़ दीजिए x+y, 3 2 5 और 6 4 10, यानी दोस्तों 105। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बराबर 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। प्रति घंटे के हिसाब से जितने किलोमीटर चला जाता है वो औसत चाल होती है। तो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर होगा। दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ए से बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, 2xy/x+y के रूल पर आ चुका है। तो 2 × 65 × 60 अपान इसका मतलब 125। भाई a + b 65 और 60 125। तो दोस्तों सॉल्व कर लें, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 62.4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लिया है और स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और समझें कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए दोस्तों 50 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना ज्ञात किया गया? 36। बाद में पता चला 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। पहले दोस्तों इसको मैं अच्छे लेवल से बता देता हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट लेवल बताता हूँ। चलिए पहले तो दोस्तों ये 50 संख्याएं, सबका औसत 36 है, यानी 50 संख्या, हर संख्या 36 36 है 50 बार, यानी कि योग बराबर औसत इंटू संख्या होता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो योग आ जाएगा 1800। योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर संख्या को 23 ले लिया गया। मतलब कि इसको दोस्तों बहुत अच्छे समझिएगा, मतलब कि हमको लेना चाहिए था 48, लेना चाहिए था 48, लेकिन हमने ले लिया 23। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब मैंने 23 लिया है तो योग 1800 आया है। हम यहाँ पर लिख लिया 1800। मतलब कि 48 लेना चाहिए था, ले लिया मैंने 23, तो ये गलत किया। तो मैंने कितना कम लिया दोस्तों? ये 1800 योग तब आया है जब उसमें कौन सी संख्या इंक्लूड है? 23। अगर 48 ही इंक्लूड करते तो थोड़ा कितना बढ़ेगा? क्या डिफरेंस है इसका दोस्तों? 25। यानी कि वास्तविक योग 1800 ना होकर कितना होता? 1825। तो वास्तविक योग दोस्तों होगा मेरा 1825 और संख्याएं कितनी हैं? 50। 50 संख्याएं हैं तो शुद्ध औसत दोस्तों मेरा आ जाएगा। सिंपल है, सॉल्व कर लें। 5 50, यहाँ पर 5 15, बच्चे कितने दोस्तों? 3 32, 5 छक्का 30, 55 25 और नीचे एक 0 है। 5 50 तो 36.5। दोस्तों समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 36.5 आया। आपने इस तरीके से लगाया। दोस्तों मैं आपको ये सवाल ओरल बता रहा हूँ कि आप ओरल इस सवाल को कैसे करें। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको ये सवाल 100% ओरल आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखें
बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जिन लोगों के लिए दवा बनाया है मैंने, वो दवा के अकॉर्डिंग काम करिए, मत ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना वरना ठीक नहीं है। जब दवा चल रही मार्केट में तो यार क्या करोगे पढ़ के। और जो लोग महंगी दवा नहीं खरीद सकते भाई, तो वो आराम से पढ़ाई करें। चलिए देखते हैं इसको शॉर्टकट पे कैसे लगाते हैं दोस्तों। मात्र इतने में शॉर्टकट लग जाएगा दोस्तों। देखिएगा, इस खाने के अंदर आपका सवाल लग जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें लग जाएगा। दोस्तों आप सोचिए एक चीज़, 50 संख्याएं, 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया है? 36। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर 36 लिख लिया। कितना लिख लिया? 36। अब आप सोचिए, लेना चाहिए था 48, लेकिन ले कितना लिया? 23। इसका मतलब दोस्तों मैंने छोटी चीज़ ले ली और मुझे बड़ी चीज़ लेनी चाहिए थी, यानी कि 23 नहीं लेना चाहिए था, हमको क्या लेना चाहिए था? 48। तो मैंने कितना कम लिया? 25। अब दोस्तों संख्याएं थी 50, संख्या कितनी थी? 50, और मुझे 25 और बढ़ाना, तो ये 50 तक कितना कितना फैलेगा आप बताइए। ये 50 तक कितना कितना फैलेगा? ये जो 25 है 50 तक दोस्तों कितना कितना फैलेगा? 0.55 फैलेगा, यानी मेरा एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 0.5, यानी शुद्ध औसत क्या होगा? 36.5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस लेवल के सवाल को इसी तरीके से लगाएं, केवल 25 को ही 50 जगह फैला दे, 10.5 बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात दोस्तों है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे न समझ आए तो मेरी एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको हम 36 रुपये दे दें, सभी को हम 36 रुपये। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको मैंने 36 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब 36 औसत। जब 36 सबको दे दिया तो मेरे हाथ में अभी भी 25 रुपये बचे हुए हैं, क्योंकि 48 के स्थान पर 23 लिया गया था, तो सही लेंगे 48, तो फिर हमारे पास 25 बच जाएंगे। तो इस 25 को इन 50 में कितना कितना बांट देंगे, और 50 पैसे, तो सबके पास क्या एवरेज हो जाएगा? 36.5। क्लियर हो गया दोस्तों, सिंपल है, यानी 36.5 रुपये हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर थी, जिसमें से 5 लड़के इस ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारे औसत में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो जो 5 लड़के गए हैं उनकी औसत ऊंचाई पूछी गई है। तो दोस्तों सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे दोस्तों? 25। 1.4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले बेसिक लेवल से हम सॉल्व कर देते हैं। 25 × 14 कर दीजिए दोस्तों, 35। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 35। दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई। 25 × 14 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब 5 लड़के छोड़कर चले गए, तो दोस्तों कितना बचा? 20। अब 0.15 वृद्धि हो गई, तो 0.15 वृद्धि हो गई, यानी 1.55 हो गया। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। देखिएगा, पहले 1.4 तो थी ही थी, 0.15 की वृद्धि हो गई, 0.15 यानी कि 5 और ये। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा हमने कैसे लिखा है। अब देखिएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, कितना आता है हमारा? 3100। दोस्तों ये मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, 2 पंची 10 और 2 पंची 10 से 11, 2 एकम 2 1 3। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये 25 लड़कों का योग है, ये 20 लड़कों का योग है। तो जो 5 लड़के गए हैं, अगर इसमें ये चीज़ घटा दें हम, 35 में दोस्तों 31 घटा दे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो ये जो 4 योग है, ये उन 5 लड़कों की ऊंचाई का योग है कि नहीं? देखिएगा, 25 लड़कों का योग, ये 20 लड़कों का योग, घटा देंगे तो ये 5 लड़कों का योग है। तो 5 से भाग करा दीजिए तो आपको औसत पता चल जाएगा। तो 0.8 मीटर। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 0.8 मीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके शॉर्टकट के बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट के बारे में अगर जानना है तो आप इस सर्किल के अंदर ही केवल क्वेश्चन को देख लीजिए, इस सर्किल के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा किस तरीके से लगाएं, समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर
25 लड़कों का जो औसत है वो 1.4 है और बचे 20 लोग हैं तो उनका 1.55 है। तो सिंपल है दोस्तों, आप ये देखिए कि इसका डिफरेंस क्या है, 0.15। वो तो सवाल में पहले कह चुका था, ये तो मैंने जोड़ के लिख दिया, सवाल फालतू में बड़ा कर रहे हैं। 0.15 वृद्धि हुई है, जो 5 गए 25 थे तो 20 पर बढ़ा, यानी 20 पर अगर 0.15 बढ़ा तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 3 की वृद्धि हुई। 3 की वृद्धि क्यों हुई, 5 के कारण। तो दोस्तों ये 5 यानी कि क्या आ जाएगा, 0.6, यानी 0.6 आ चुका है। तो जो 1.4 है उसमें 0.6 हट जाएगा, 1.4 में 0.6 हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। दोस्तों आंसर हो गया। अब ये क्यों हट जाएगा मैं ये बताता हूँ। किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब औसत पढ़ाया था तो एक नोट्स बताया था, किसी के जाने से एवरेज बढ़े, इसका मतलब कमज़ोर व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया, यानी कि बिल्कुल बेकार वाला। तो इसका मतलब एवरेज बढ़ जाने का मतलब कम ऊंचाई वाले लोग बाहर चले गए, इसीलिए 1.4 टोटल था, उसी में घटाना है हमको 0.6, 0.8 हो जाएगा। बाकी मैंने बेसिक से बता दिया है, ये शॉर्टकट बता दिया है, जैसा आपको समझ आए उस तरीके से आप यूज करिए सवाल को। बस खाली इतना याद रखिए कि पढ़ाई बढ़िया करिए, आपके पास अच्छा समय है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए हर एक सवाल पर बढ़िया से। यही आपके पास मौका है, जब दुनिया को मन नहीं लग रहा भाई। हम तो केवल एक ही चीज़ से दुखी हैं, जितने भी ऑफलाइन बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते लगभग में 95% बच्चे ऐसे मिले कि अगर उनको कॉल करो कि भाई कैसा क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करते रहो, वैकेंसीज एक तो कम आती हैं और जो आती हैं तो वो तुमसे स्लिप हो जाएंगी, तो फ़ायदा क्या है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़, अरे सर क्या पढ़े, बिल्कुल उनका यही शब्द, अरे सर क्या पढ़े, मन ही नहीं लगता। अब बताओ उन बच्चों का हम क्या करें। अब उनको इतना अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, काफ़ी योग्य हैं बच्चे, और उनका मन नहीं लगता। अब मन नहीं लगता है तो अब समझ नहीं आता उनके साथ क्या कहें, कौन सी ऐसी बात। उनको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता भाई, जिनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में और जिनको ऐसे ही जीवन बिताना है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीच इतनी ज़्यादा पड़ी है, हम खुद समझाने वाले इतना अच्छे से, कोई प्रभाव ही नहीं है। क्यों प्रभाव नहीं है, आपकी जो एक वजह है सिलेक्शन लेने की वजह, वो मजबूत नहीं है। आप वनडे एग्ज़ाम के बच्चे हो, वनडे एग्ज़ाम का बच्चा, अब क्या बताएं। एक लोगों ने हमसे ऐसे पूछ लिया था कि भाई बच्चों को मोटिवेट करते रहो और बढ़िया पढ़ते रहें, तो हमने सीधा सीधा बताया कि वनडे एग्ज़ाम का बच्चा अगर इतना ही सीरियस होता तो पीसीएस या आईएएस जैसी चीज़ों की तैयारी करता। वो सीरियस ही नहीं, तभी तो उसने वनडे एग्ज़ाम को चुना है। कमज़ोर कौन होता है भाई, इस कमज़ोर सब होते हैं इस दुनिया में, और जो पढ़े अच्छे से भाई। कंपटीशन ये थोड़ी ना डिमांड करती आज आप पहले क्या थे और आज क्या करें। कोई ऐसा बच्चा है जो हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न है, कोई ऐसा बच्चा है जो हाई स्कूल में फेल हुआ है और वो आज आईएएस की पोजीशन पे बैठा है। कैसे बैठा भाई, क्या कारण है उसका बैठने का। वो आपकी तरह नहीं है कि मन नहीं लगता है। रेगुलर आईएएस पीसीएस के लिए रेगुलर 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रेगुलर पढ़ना होता है। मौसम नहीं मायने रखता है, किसी की शादी बारात नहीं मायने रखती है, जाते वो भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो सुबह से तैयारी करने लगे जैसे आप लोग करने लगते हो। तो वनडे एग्ज़ाम के बच्चे हो या आपको तो समझाना बड़ा मुश्किल है। हम क्या, हमारे जैसे हज़ारों आर के सर आपको नहीं समझा पाएंगे। अब तो किया क्या जाए, कुछ न किया जाए, ऐसे जीवन जियो बढ़िया। ये आप डिसाइड करिए, आप स्वयं से अपने बात करिए, स्वयं से 5-10 मिनट डेली बात करिए कि आपको जीवन कैसे जीना है, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने तो अभी आपको बताया ही है, सुनकर हंसी आती होगी लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये सारे शब्द हमको बोलने पड़े। वनडे एग्ज़ाम के बच्चे हो, नॉर्मल चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, कुछ किताबें छोटी छोटी पतली पतली आपके लिए इनफ है, पढ़ लो, निकालो सिलेक्शन, बढ़िया से करो जॉब। कहाँ तुमको ज़्यादा पढ़ना है जो मार मन नहीं लगता। थोड़ा 2-4 घंटे नहीं पढ़ सकते डेली, बताओ डेली क्या 2-4 घंटे आप नहीं पढ़ सकते।
पढ़ सकते हैं, उसमें मन लगाने की कौन सी बात है। हाँ, आपको 8 घंटे पढ़ना हो, 10 घंटे पढ़ना हो तो चलो मन लगाने की बात हम करें। मन नहीं लगता, अब भैया मन को ही तो काबू करो। एक तो इतने सब ऐप चल रहे हैं, दुनिया की चीज़ें चल रही हैं, कहाँ से पढ़ने में मन लगे भैया। और कामों में मन लगेगा, बस घर से निकलो, बाहर इधर उधर घूमो, फिर घर के अंदर आ जाओ, फिर थोड़ी देर लेट लो, फिर बाहर निकलो, फिर अंदर आ जाओ, बस यही जीवन में चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। समझाना मेरा काम है, पता नहीं कब आप किस मूड में हो कि मेरी बात समझ में आ जाए और आपके अंदर वो आग जल जाए, वो जुनून आ जाए कि सिलेक्शन लेने के लिए बेताब हो जाए। इसलिए बोलते रहते हैं, मजबूरी मेरी भी है, अन्यथा तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप बढ़िया पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 512 पृष्ठ की एक किताब है जिसमें प्रति पृष्ठ एक प्रकार से औसत गलती, प्रति पृष्ठ औसत गलतियों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। और प्रथम 302 पन्नों पर गलतियों की संख्या 998 है। 302 पन्नों पर गलतियों की संख्या 998 है, तो शेष पन्नों पर प्रति पृष्ठ की गलतियों की संख्या क्या होगी, यानी औसत पूछा है। तो दोस्तों सिंपल है, 512 पृष्ठ हैं एक किताब में जिसमें गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? 4। तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करा दें और देख लें टोटल गलतियां कितनी हैं। तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो दोस्तों टोटल जो गलतियों की संख्या है वो 2048 है। अब सिंपल सी है, प्रथम 302 पन्नों पर जो गलतियों की संख्या बोला है 998 है। कितनी है दोस्तों? 998। तो आप इसे घटा दीजिए तो ये आ गया 1050। अब 1050 गलतियां अभी बाकी हैं और 302 पन्ने हो चुके हैं, तो अभी पन्ने बचे कितने हैं? 512 में 302 पन्ने हटा दीजिए दोस्तों, तो आप ये देख लीजिए अभी पन्ने कितने बाकी हैं। तो दोस्तों अभी कितने पन्ने बाकी हैं? घटा दिए 0 1, यहाँ 5 में 3 2, तो 210 पन्ने अभी बाकी हैं। 210 पन्नों पे 1050 गलतियां हैं, तो दोस्तों इसको डिवाइड करा दीजिएगा। जब इसको डिवाइड करा देंगे प्रति पृष्ठ आगे शेष पन्नों पर गलतियां कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी। तो प्रति पृष्ठ शेष पन्नों पर गलतियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौका है आपके पास, इतना अच्छा पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए कि एक तो वैकेंसी आती नहीं और वैकेंसी है तो आपके हाथ से जाने न पाए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िए। चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए। थैंक यू।